हेलो स्टूडेंट्स, मैं रतीश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल आज की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हम लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो हमारा ऑलरेडी लेसन चल रहा है, इसमें हमने रिसोर्स के बारे में बात कर चुके हैं कि रिसोर्स होता क्या है। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे सराउंडिंग एरिया में उपलब्ध है, चाहे वो मानव निर्मित हो या वो नेचुरल हो, जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करता है, हम उसको संसाधन बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहें, हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, हम शुरू करें आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधनों के प्रकार। हम सबसे पहले इनमें 4 बेसिस बता रखे हैं, उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक, अनदर वन इज अभौतिक, यानी कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार की पानी में रहने वाली मछलियाँ, मनुष्य, और इसके साथ साथ वेजिटेशन, ये सारे के सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम अवॉइडिंग रिसोर्स की अगर बात करते हैं तो ये अजैव संसाधन होते हैं, यानी कि इनका निर्माण या इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, अब्रक, या ऐसे हजारों प्रकार के संसाधन हैं जो हमारी पृथ्वी पर हमको उपलब्ध रहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो भौतिक और अभौतिक 2 प्रकार के संसाधन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्ति के आधार पे। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितना बार इस्तेमाल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी क्वांटिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। तो इनके लिए अगर बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब नवीकरणीय संसाधन, इसके नाम से क्लियर है, नवीकरणीय, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम जितनी बार इस्तेमाल करेंगे हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती है। जितने बार आप इस्तेमाल करेंगे ये बनते चले जाएंगे। जैसे तेज गति से बहने वाली हवा, जिससे विंड एनर्जी बनाई जाती है, जितना बनाना चाहते हैं हम, इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से सूरज से मिलने वाला इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसको बोला जाता है, हम जब तक प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसी तरीके से जो एवरग्रीन, जो सदाबहार जो नदियाँ रहती हैं, नदियों में पानी उपलब्ध रहता है, उस पानी का हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कभी भी समाप्त होते नहीं, ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। इनके नाम से क्लियर है, ऐसे संसाधन जो केवल एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, हम इनका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे संसाधन एक बार इस्तेमाल के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम हमारे व्हीकल में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, बस जो भी हमारे पास व्हीकल होता है, हम उसमें पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं, एक बार हम उसको यूज़ करते हैं, वो समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से कोयले की अगर बात करते हैं, एक बार हमने उसको जला दिया, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिनका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। धरती के नीचे से जैसे हम सोना निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 5, 7, 10, 15, 20 साल में ये बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बनने में एक लंबा प्रोसेस होता है, करोड़ों साल इनको बनने में लग जाते हैं। इसलिए कि ये संसाधन जब हम निकालते हैं तो उसके बाद उस स्थान पर ये हमेशा हमेशा के लिए ये संसाधन खत्म हो जाते हैं, इनको बनने में एक लंबा समय लगता है। इसीलिए ऐसे संसाधनों को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उनका जो अधिकार होता है उन संसाधनों पर, उसके आधार पर भी अगर बात करते हैं तो ये संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स, इनको व्यक्तिगत संसाधनों के नाम से जाना जाता है। इनके नाम से क्लियर है, व्यक्तिगत का मतलब कि पर्सनल, इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष के जो संसाधन होते हैं। जैसे हमारा अपना घर, हमारा स्वयं का, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर आके अधिकार नहीं जमा सकता।
हमारा व्हीकल हो सकता है, हमारी साइकिल हो सकती है, एक स्टूडेंट के लिए उसका पेन, कॉपी, उसकी बुक्स, वो सारे के सारे उसके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स इसको सामुदायिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। ऐसे संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, ये समुदाय के लिए बनाए गए होते हैं, इसे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं हमारे गांव में, हमारे कस्बों में या हमारे नगरों में बहुत सारे पार्क होते हैं। उन सभी पार्कों में जाके कोई भी व्यक्ति उनका इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से समुदाय के लिए जैसे हमारे धार्मिक स्थल हो सकते हैं, इसी तरीके से तालाब, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अस्पताल की बात कर सकते हैं, धर्मशालाओं की अगर बात कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे जो संसाधन होते हैं हम इनको कम्युनिटी रिसोर्स के नाम से या सामुदायिक संसाधनों के नाम से जानते हैं, यानी कि समुदाय के लिए होते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, और ये संसाधन समाज के लिए ही होते हैं। इन पे पूरी तरह से अधिकार एक राष्ट्र का होता है। हालांकि जो समुदाय के या उस किसी राष्ट्र विशेष में जो लोग रहते हैं वो इन संसाधनों का प्रयोग भी करते हैं। इनमें नेशनल रिसोर्स में आ सकती है हमारी सड़कें, हमारे बसेस हो सकती है, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट हो सकता है, इसके साथ साथ बिजली बोर्ड हो सकता है, हमारे देश के जो फॉरेस्ट हैं, हमारे देश के जो वनों वाला जो क्षेत्र है, वो सारे के सारे जो रिसोर्स हैं वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन या नेशनल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्स की अगर बात करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। इंटरनेशनल रिसोर्स कौन से होते हैं? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या समुदाय या किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी पे रहने वाले प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्तियों को वहाँ पर अधिकार होता है, वो उनका इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर 12 के 12 महीने हमेशा बर्फ रहती है, तापमान हमेशा माइनस में रहता है, 6 महीने वहाँ पर दिन नहीं होता है, 6 महीने की रात रहती है, 6 महीने दिन, 6 महीने यहाँ पर रात रहती है, कोई लोग वहाँ पर रहते नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च वर्क किए जाते हैं। विश्व के कोई भी देश जाके वहाँ रिसर्च कर सकता है। इसी तरीके से खुला समुद्र, खुले समुद्र पे विश्व के सभी देशों का अधिकार है। हालांकि किसी देश की जो तट की जो सीमा होती है, तटीय जो सीमा समुद्र के पास का जो क्षेत्र होता है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र रहता है, उस पर जिस देश की सीमा के साथ वो लग रहा होता है, तट के साथ लग रहा होता है, उसका अधिकार होता है, लेकिन उसके बाहर का जो पूरा समुद्र होता है, उस समुद्र के विश्व के कोई भी देश वहाँ पर उसका प्रयोग कर सकता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्स हम एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं स्पेस को, खुला जो आसमान है। आपने सुना भी होगा कि स्पेस सेंटर बनाए गए हैं, अमेरिका ने बना रखा है, यूरोप के देशों ने मिलकर एक स्पेस सेंटर बना रखा है, इसी तरीके से चाइना ने भी स्पेस सेंटर बना रखा है, वहाँ पर भी रिसर्च वर्क किए जाते हैं। और इसी तरीके से बहुत ही निकट भविष्य में हमारा देश भारत भी निकट भविष्य में स्पेस में अपना एक स्पेस सेंटर बनाएगा। जब हमारे वैज्ञानिक स्पेस में जाएंगे किसी तरह का वर्क करने के लिए, तो वहाँ पर वो रह के कुछ समय रेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, वहाँ पर जाके वो कर सकते हैं। तो यानी कि खुला जो आसमान होता है, तो उस को भी हम एक इंटरनेशनल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। जो संसाधन होते हैं उनके डेवलपमेंट के आधार पर भी अगर बात करते हैं तो उनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हमारे भारत का गुजरात का या गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों की अगर बात करते हैं या पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं विंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनरेट की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। निकट भविष्य में हमारी एनर्जी की जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं शायद वहीं से पूरी हो पाए, तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है डेवलप रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिसके बारे में हमारे पास पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध है कि किस प्रकार के रिसोर्स हैं, उनकी यूटिलिटी कितनी है, कितनी उनकी क्वांटिटी है, ये सारी की सारी हमारे पास जानकारी उपलब्ध होती है।
और हम इस प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ऐसे संसाधनों को, यानी कि इस प्रकार के संसाधनों की हमारे पास हर तरह की जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे संसाधनों को हम डेवलप रिसोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है रिजर्व्स। इनके बारे में अगर बात करते हैं तो ये वे संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमारे पास काफ़ी हद तक जानकारी होती है, लेकिन इस प्रकार के संसाधनों का अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल अगर बात करते हैं तो शायद ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन भविष्य में अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी जो होगी वो बहुत सस्ती भी होगी, ठीक है, और इस प्रकार के संसाधनों को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के रिसोर्स को हम रिजर्व, एक तरह से ये रिजर्व है, यानी कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। ओके, आज का जो टॉपिक रहा था हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों बहुत ही जल्दी हम इसके आगे का जो टॉपिक है हम बहुत ही जल्दी दोबारा से उस टॉपिक को लेके मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।